Hello everyone, welcome to this class. In this class we are going to learn how to arrange Hindi sentences into English rule. आज के सेशन में हम सीखेंगे, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हिंदी के सेंटेंस में आपका क्या सीक्वेंस होना चाहिए ताकि आपका ट्रांसलेशन सही बने। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें आपको मैं बताऊंगा हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ताकि आपका सेंटेंस सही बने। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इंग्लिश के रूल में अरेंज करना बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी सेंटेंस को, किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें जिस रूल को फॉलो करना होता है वो क्या है, रूल ऑफ इंग्लिश। सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, and then main verb, and then object and other word. सो किसी भी हिंदी के सेंटेंस को यदि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, देन हेल्पिंग वर्ब को लेना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपको मेन वर्ब को लेना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। मैं आपको अब एक एक करके समझाता हूँ कि यहाँ पास कौन सी चीज़ क्या है। सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बोलूँ मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। रमेश खाना बना रहा है, रमेश क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट किसी भी हिंदी सेंटेंस का पहला अक्षर जो पूरे सेंटेंस को लीड कर रहा है वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। देन बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, यानी किसी भी सेंटेंस की पहचान को कौन बताता है, हेल्पिंग वर्ब बताता है। जैसे मैं बाज़ार जा रहा हूँ क्या है यहाँ पास, हेल्पिंग वर्ब। मैं खाना बनाता हूँ यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, यहाँ पास ता है क्या है, यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब। मैं बाज़ार जा रहा था क्या है यहाँ पास, हेल्पिंग वर्ब। तो हम कह सकते हैं किसी भी हिंदी सेंटेंस का अंतिम वर्ड जो किसी भी सेंटेंस की पहचान को बताए वो क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। देन मेन वर्ब, मेन वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया, यानी सहायक क्रिया के बाद जो क्रिया होती है वो क्या होती है, मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया क्या करती है, पूरे सेंटेंस को दिशा निर्देश देती है। कि जैसे मैं बोलूँ मैं खाना बना रहा हूँ, तो बनाना यहाँ क्या है, हमारी मुख्य क्रिया है, और रहा हूँ क्या है यहाँ पास, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, ये सारे क्या होती है, हमारी क्रियाएं होती हैं, और इनका हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे। जैसे लिखना, राइट, तो राइट एक फर्स्ट फॉर्म हो गया। लेकिन बात करें हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो यहाँ लिखना, जो लिखना का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, राइटिंग का यूज़ करेंगे। तो वर्ब जो होती हैं अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब बदलती रहती है। अगर इज एम आर है तो हम वर्ब में फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म। ठीक, अब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी हिंदी के सेंटेंस में बचता है वो क्या होता है, हमारा अदर वर्ड होता है। तो ये तो हो गया हमारा इंग्लिश का रूल, लेकिन हम जो सारी चीज़ें सीख रहे हैं वो हिंदी के थ्रू सीख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी का क्या रूल है और वहाँ से हम कौन कौन सी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो किसी भी हिंदी का जो सेंटेंस होता है वो इस रूल पे बेस्ड होता है कि सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट, एंड देन अदर वर्ड्स, एंड देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा मेन वर्ब, और फिर लास्ट में क्या मिलेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब। तो हम और आप
जो हिंदी बोलते हैं वो इस रूल पे बेस्ड होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, देन अदर वर्ड होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यहाँ वहाँ रिप्लेस हो सकते हैं, बट दो चीज़ें हमेशा फिक्स होती है। हिंदी के लास्ट में हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा और उसके जस्ट बगल में क्या मिलेगी, मेन वर्ब मिलेगी। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, रमेश आज खाना बना रहा था। रमेश आज खाना बना रहा था। अब इस सेंटेंस का जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। तो ये हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट। और लास्ट का वर्ड जो सेंटेंस की पहचान को बता रहा है वो क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। और हेल्पिंग वर्ब को शॉर्टकट में लिखते हैं HB। और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में क्या मिलती है, मेन वर्ब मिलती है। तो हमने तीन चीज़ें हिंदी के सेंटेंस में देखा कि पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और लास्ट में क्या मिलता है, हेल्पिंग वर्ब मिलता है, और उसके जस्ट बगल में क्या मिलती है, मेन वर्ब मिलती है। तो किसी भी हिंदी का सेंटेंस होगा, कोई भी हिंदी का सेंटेंस होगा, अगर हमें उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमें देखना है पहला अक्षर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और अंतिम का वर्ड जो होगा, जो सेंटेंस की पहचान को बताएगा वो क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके जस्ट बगल में क्या मिलेगी, मेन वर्ब। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे तुम्हें बाजार रविवार को जाना चाहिए। तुम्हें बाजार रविवार को जाना चाहिए। अब यहाँ तुम्हें वर्ड पहला अक्षर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। देन चाहिए जो सेंटेंस की पहचान को बता रहा है वो क्या हुआ, हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। और इसके जस्ट बगल में ये जो जाना है वो क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, तीन चीज़ें कॉमन है। पहला अक्षर हमारा सब्जेक्ट होगा और अंतिम का वर्ड क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, और उसके जस्ट बगल में क्या मिलेगी, मेन वर्ब मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें हम क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें इसे इंग्लिश के रूल में अरेंज करना है, तभी हमारा सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो सही होगा, एक्यूरेट, करेक्ट होगा। तो हमें इस चीज़ को हिंदी के सेंटेंस में पहले ढूंढना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्या है। क्योंकि देखिए हम हिंदी के थ्रू इंग्लिश को सीख रहे हैं तो हमें सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखना पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट क्या है, उसे किस जगह पर रखना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसे कहाँ पास रखना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब के बाद क्या यूज़ करेंगे। तो जब हमारा सीक्वेंस ये होगा, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, हमारा ट्रांसलेशन हमेशा क्या होगा, सही होगा। इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश के रूल में अरेंज करके बताता हूँ। अभी तो हमने क्या देखा है, हमने सिर्फ फाइंड किया है कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है। अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट भी बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से इनका यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसे आप नोट करिए, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए, देन मैं आगे की चीज़ों को बताता हूँ। नोट कर लीजिए आप इसे। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए,
तो हमने अभी 3 चीज़ों को ढूंढना सीख लिया है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि किसी भी हिंदी सेंटेंस का पहला वर्ड क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। किसी भी सेंटेंस का अंतिम वर्ड जो सेंटेंस की पहचान को बताएगा वो क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में क्या मिलेगी, मेन वर्ब। ये हमने कहाँ से सीखा, ये हमने हिंदी के रोल में सीखा कि पहला अक्षर सब्जेक्ट होता है और अंतिम वर्ड हेल्पिंग वर्ब होता है, और उसके जस्ट बगल में क्या मिलती है, मेन वर्ब मिलती है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। तो देखिए किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी आपको सेंटेंस में मिलेगा वो क्या होगा, थिंग्स होगा, यानी कि वस्तु होगा। ओके, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा पर्सन होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वस्तु होगा और इनडायरेक्ट हमेशा क्या होगा, व्यक्ति होगा, यानी कोई ना कोई वो पर्सन होगा। अगर आप इसमें भी आप नहीं पहचान पा रहे, आप नहीं खोज पा रहे, तो आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, अगर उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो क्या से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलेगा वही आपका कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आप यहाँ पास नोट करेंगे कि क्या से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलेगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी आप लिखते जाइए, फिर अभी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना होगा तो आप किसे से या फिर किसको से क्वेश्चन करके आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, खाना। तो खाना कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, किसे पानी दे रहा हूँ, पौधों को। तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देखिएगा, मैं रमेश से बात कर रहा हूँ या फिर मैं रमेश को बुला रहा हूँ, किसको बुला रहा हूँ, रमेश को। तो रमेश क्या है, एक पर्सन है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और एग्जांपल समझिए, मेरा भाई मुझे बुला रहा है, किसे बुला रहा है, मुझे। तो मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान यही रखना है, किसी भी हिंदी सेंटेंस में आप नोट करके भी लिख सकते हैं कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए क्या से क्वेश्चन करके जो आंसर प्राप्त होता है वो क्या होता है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और किसी भी हिंदी सेंटेंस में किसे या किसको से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसे आप नोट करिए, फिर मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। इसे नोट करिए आप। चलिए, आपने नोट कर लिया। अब आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए क्या से क्वेश्चन करना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए किसे या फिर किसको से क्वेश्चन करना है। चलिए आप समझिएगा। अब हिंदी का सेंटेंस देखिए, रमेश आज अंग्रेजी सीख रहा है। रमेश आज
अंग्रेजी सीख रहा है। ये हिंदी का सेंटेंस दिया हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। पहला अक्षर क्या होता है? सब्जेक्ट। तो रमेश यहाँ पास क्या हुआ? सब्जेक्ट। ओके। फिर मैंने आपको बताया था लास्ट का वर्ड जो सेंटेंस की पहचान बताए, रहा है, रहा था, चाहिए, ता है, ती है, सकता है, वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसके जस्ट बगल में क्या मिलेगी? मेन वर्ब। तो सीखना क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब हो गया। अब हमने देखा कि इंग्लिश के रूल में सब्जेक्ट मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, मेन वर्ब मिल जाए, तो हमें फिर क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट। और जब भी बात आएगी ऑब्जेक्ट की तो आपके माइंड में घूमना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट तो दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए क्या से क्वेश्चन करते हैं? तो पहले सेंटेंस को पढ़िए, रमेश आज अंग्रेजी सीख रहा है। क्या सीख रहा है? अंग्रेजी। क्या सीख रहा है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम क्या से क्वेश्चन करते हैं। दूसरा करते हैं, रमेश आज अंग्रेजी सीख रहा है। किसे सीख रहा है? आज सीख रहा है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अंग्रेजी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया है, तो अंग्रेजी को हम इनडायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं। तो बचा कुचा फिर क्या होगा हमारा? अदर वर्ड होगा। तो हमेशा याद रखना है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट मिलने के बाद जो कुछ भी बचता है वो हमारा क्या होता है? अदर वर्ड्स में काउंट होता है। तो यहाँ पास आज क्या है हमारा? अदर वर्ड है। तो हमने हिंदी के सेंटेंस में जितनी भी रिक्वायरमेंट थी इंग्लिश के रूल की वो सारी चीज़ों को हमने फाइंड कर लिया है। अब इसे इंग्लिश के रूल में अरेंज करते हैं, तो हमें इंग्लिश का रूल लिखना पड़ेगा। इंग्लिश का रूल क्या है? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड। अब जो जैसा है उसके नीचे आपको लिख देना है। ये इंग्लिश का रूल है, हिंदी को इंग्लिश के रूल में अरेंज करना है, देन उसे ट्रांसलेट करना है। अगर आप इस तरह करेंगे स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जब आप ट्रांसलेशन को सीख रहे हैं तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। अब आप सोचेंगे सर हमको ये सब क्यों करना पड़ रहा है, तो आपको बता दो स्टार्टिंग में आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदी से सीख रहे हैं। हिंदी से जब हम इंग्लिश को सीखते हैं तो कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब ये है, इसका यूज़ यहाँ होगा, मेन वर्ब ये है तो इसका यूज़ यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट ये है तो इसका यूज़ यहाँ होगा। जैसे ध्यान दीजिए, जब हम बाइक चलाना सीखते हैं तो हमारा ध्यान रोड पे भी होता है, स्टार्टिंग में गियर में भी होता है, क्लच में भी होता है, ब्रेक में भी होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम बाइक चलाना सीख जाते हैं तो हमारा ध्यान केवल रोड पर होता है, फिर हम क्लच ब्रेक पे ध्यान नहीं देते हैं। तो स्टार्टिंग टाइम है, अभी आप सीख रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका माइंड ऑटोमेटिक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ करेगा, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यूज़ करेगा, मेन वर्ब को मेन वर्ब के स्थान पर। तो जितनी सारी चीज़ें, जिन जिन बातों को मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से लिखते चलिए, समझते चलिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बाद में पूछ भी सकते हैं। आप हमारी आगे भी क्लासेस होंगी तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, इंग्लिश का रूल क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? रमेश। तो सब्जेक्ट के नीचे लिख दीजिए रमेश। अब देखेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? रहा है। तो यहाँ पास आपको लिख देना है रहा है। अब यहाँ मेन वर्ब क्या है? सीखना। अब यहाँ सीख इसलिए दिया है क्योंकि हमारा टेंस क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अगर यही टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो सीखता है आता। अगर यही टेंस मोडल वर्ब का होता तो चाहिए आता, लिखना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी लिखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। जो वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। ये जो वर्ब होती हैं हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। कहीं लिखता आएगा तो कहीं लिखना चाहिए आएगा, तो कहीं लिख सकता है आएगा, तो कहीं लिखता है आएगा। इन सब चीज़ों को आपको पहचानना पड़ेगा। ओके, तो रमेश रहा है हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब सीखना हो गया, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया था? अंग्रेजी। तो ये हो गया अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड क्या दिया हुआ है? आज। तो ये हो गया अदर वर्ड। अब देखिए, हमने सारी चीज़ों को इंग्लिश के रूल में अरेंज कर दिया है। सब्जेक्ट रमेश, हेल्पिंग वर्ब रहा है, मेन वर्ब सीखना, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, अदर वर्ड आज। अब हमारा सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है क्योंकि हिंदी को हमने इंग्लिश के रूल में अरेंज कर दिया है। अब आप देखोगे कि हिंदी की जस्ट अपोजिट क्या है? इंग्लिश है।
सब्जेक्ट बस को छोड़ के, सब्जेक्ट पहले अक्षर में, सब्जेक्ट इंग्लिश भी पहले अक्षर में, लेकिन सारी चीज़ें जस्ट उल्टी है। सब्जेक्ट रहा है, सीखना, अंग्रेजी और आज। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी का जस्ट अपोजिट अरेंजमेंट होता है इंग्लिश का। अब इसे ट्रांसलेट करना हो तो रमेश किसी व्यक्ति का नाम है तो रमेश ही रहेगा, और यहाँ पास रहा है के लिए हम इज का यूज़ करेंगे। बाद में आपको मैं बताऊंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में आपको बताएंगे। सीखना को क्या बोलते हैं? लर्न बोलते हैं। तो यहाँ पास लर्निंग होगा। लर्निंग क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ करते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ING हमको लगाना पड़ता है। देन यहाँ अंग्रेजी को इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश, और टुडे आज। तो फुल ट्रांसलेशन क्या हुआ? रमेश इज़ लर्निंग इंग्लिश टुडे। अब इस ट्रांसलेशन में यदि हम इंग्लिश को यहाँ कर दें, लर्निंग को वहाँ कर दें, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इस अरेंजमेंट को सीखना पड़ रहा है। इसलिए हम इस अरेंजमेंट को सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आएगा। तो इन चीज़ों को आप नोट करिए। अभी हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करना सीखा है, इसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करना सीखेंगे, एक एक यूज़ करना सीखेंगे। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, फिर हम देखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आएंगे, फिर हम देखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी। तो इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। इसे आप नोट करिए, देन मैं आपको बताता हूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए आप। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। अब हिंदी के रूल को हम इरेज करते हैं ताकि हमें जगह और मिल जाए, क्योंकि हिंदी के रूल की अब यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें इंग्लिश के रूल में ही अरेंजमेंट करना है। चलिए, तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करना सीख लिया। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिएगा आप, वह आज 7 बजे गाना लिख रहा था। वह आज 7 बजे गाना लिख रहा था। अब देखिएगा यहाँ वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। रहा था क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। और लिखना क्या है यहाँ पास? मेन वर्ब। तो हमने 3 चीज़ें ढूंढ लिया। सब्जेक्ट है यहाँ पास वह, रहा था यहाँ पास है हेल्पिंग वर्ब, और लिखना क्या है यहाँ पास? मेन वर्ब। अब देखना है हमें ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन करिए, क्या लिख रहा था? गाना लिख रहा था। क्या लिख रहा था? गाना। तो क्या से क्वेश्चन करने पे जो कुछ मिलेगा क्या होगा? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन करके, किसे लिख रहा था? कोई जवाब है? गाना लिख रहा था। अब ऑलरेडी गाना जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम नहीं कर सकते, तो बचा कुचा क्या होगा? हमारा अदर वर्ड होगा। तो यहाँ 2 अदर वर्ड है, ये पहला अदर वर्ड है और ये हमारा दूसरा अदर वर्ड है। अब इसे भी इंग्लिश के रूल में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? वह। हेल्पिंग वर्ब क्या है? रहा था। मेन वर्ब क्या है? लिखना।
और ऑब्जेक्ट क्या है, गाना। और अदर वर्ड यहाँ कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा अदर वर्ड आ जाएं तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट के बाद अपनी इच्छानुसार किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। आप चाहो तो पहले आज को लिख दो, फिर 7 बजे, और पहले 7 बजे लिख के आज लिख दो। बाकी आपको मैं बाद में बताऊँगा, जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पास लिख रहे हैं 7 बजे और फिर आज। अब चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो वह के लिए ही का यूज़ करेंगे, रहा था वॉज का यूज़ करेंगे, लिखना क्या होता है, राइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइटिंग, ओके। और गाना सॉन्ग, 7 बजे को क्या बोलते हैं, एट 7 o'clock। और आज को क्या बोलते हैं, टुडे। ट्रांसलेशन क्या हुआ, ही वॉज राइटिंग सॉन्ग एट 7 o'clock टुडे। अब आप देखेंगे कि आपका सेंटेंस का जो अरेंजमेंट है सही है, गलत यहाँ अरेंजमेंट नहीं है। गलत तो तब होगा कि जब हम सॉन्ग को यहाँ कर दें और राइटिंग को वहाँ कर दें, या फिर एट 7 o'clock को यहाँ पास कर दें और सॉन्ग को वहाँ कर दें, क्योंकि हमारा रूल ही है कि सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, देन लेना है हेल्पिंग वर्ब, देन लेना है मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। यदि आपने हिंदी के सेंटेंस में सारी चीज़ों को, यदि आप हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को, ऑब्जेक्ट को फाइंड करना सीख लिया है और फिर इंग्लिश के रूल में आपने अरेंज कर लिया है, फिर आप उसे ट्रांसलेट करेंगे तो आपका ट्रांसलेशन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। हाँ, आपका ट्रांसलेशन रुक सकता है यदि आपको ये नहीं पता होगा कि लिखना को क्या बोलते हैं, गाना को क्या बोलते हैं, 7 बजे को क्या बोलते हैं, आज को क्या बोलते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे बेसिक वर्ब को भी पढ़ेंगे, जो सुबह से शाम तक वर्ब को हम यूज़ करते हैं उन सबको मैं आपको लिखाऊंगा। इसके साथ साथ ये जो अदर वर्ड्स 7 बजे आ रहा है, कहीं सुबह आएगा, कहीं भाई के साथ आएगा, कहीं दोस्त के साथ आएगा, तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ये अदर वर्ड्स जिसमें प्रीपोजिशन एट का यूज़ हुआ है, इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपको केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पास सब्जेक्ट है वह, हेल्पिंग वर्ब है रहा था, लिखना है यहाँ पास मेन वर्ब, और गाना यहाँ पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी सेंटेंस में बचता है वो क्या होता है, हमारा अदर वर्ड। और जब हम सारी चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं तो हमें इंग्लिश का रूल लिखना है, रूल के नीचे जो जैसा है उसके नीचे हमको अरेंज कर देना है, फिर उसे ट्रांसलेट करना है। अगर अभी ट्रांसलेशन नहीं बन रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, हम सारे टेंस पढ़ेंगे, सारे मोडाल वर्ब पढ़ेंगे, हर चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अभी केवल आपको क्या करना है, अरेंजमेंट देखना है कि ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि इंग्लिश ग्रुप में सब्जेक्ट पहले आता है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ये हमारा मेन वर्ब है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब आती है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि मेन वर्ब के बाद ही तो ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? तो अभी आपको अरेंजमेंट पे ध्यान देना है, इसे आप नोट करिए। यहाँ हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सीखा है। अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे वो किसका होगा, इनडायरेक्ट होगा। आई होप कि अब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसमें फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्या सीखेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करना है। इन सारी चीज़ों को आप लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि हम जब स्पोकन इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं ना, यहीं से की जाती है। यदि आप सेंटेंस में पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है, तो आप ट्रांसलेट कैसे करोगे। यदि आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनेगा तो अपने विचार को आप अंग्रेजी में कैसे रख पाओगे। तो शुरुआत यहाँ से करनी है, क्योंकि यहाँ से सीखेंगे आप तो बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे आप, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम से हैं और हमें अभी हम सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं कि सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है, तो फिर ये कौन सा टेंस है। क्लियर। चलिए एग्जांपल लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। वह रात में मुझे बुला रहा था। वह रात में मुझे बुला रहा था, फिर भी हमारा ढूंढने का तरीका वही होगा। सेंटेंस कोई भी हो, तरीका हमको वही अपनाना है। पहला अक्षर क्या है, सब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। देन अंतिम वर्ड क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद बुलाना, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में क्या मिलती है, मेन वर्ब। यहाँ बुला दिया है क्योंकि सेंटेंस वर्ब ना सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनती है। जैसे होता बुलाना है, बट जब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस रहेगा तो बुला आएगा, कहीं बोलता आएगा, कहीं बुलाया आएगा। तो ये सब चीज़ें जब आपको टेंस का नॉलेज होगा ना तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। तो ये रहा था हेल्पिंग वर्ब, बुलाना हो गई मेन वर्ब। जब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मिल जाए तो हमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जाना है पहले डायरेक्ट में, और डायरेक्ट में क्वेश्चन क्या करना है, क्या से। क्या बुला रहा था, कोई जवाब है, वह रात में मुझे बुला रहा था। क्या बुला रहा था, कालू, शालू, नीलू, कुछ बुला रहा था, कोई जवाब नहीं है। किसे बुला रहा था, मुझे बुला रहा था। तो मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करना हो तो आपको किसे या फिर किसको से क्वेश्चन करना है। अगर किसे से आंसर ना मिले तो एक बार किसको से करके देख लीजिए। अगर इसके बाद भी आंसर ना मिले तो बचा कुचा क्या होगा हमारा, अदर वर्ड होगा। जब मैं अदर वर्ड पे डिस्कस करूंगा तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो बचा कुचा क्या है रात में, यहाँ पास अदर वर्ड है। ओके, अब इसे इंग्लिश के रूल में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये रूल आपको लर्न होना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आता है। अब सब्जेक्ट यहाँ पास क्या है, वह। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, रहा था। तो मेन वर्ब क्या है, बुलाना। और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या दिया है, मुझे। और अदर वर्ड क्या है, रात में। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं तो वह के लिए क्या आएगा, ही। रहा था वॉज। बुलाना को इंग्लिश में बोलते हैं कॉल, तो यहाँ यूज़ करेंगे कॉलिंग। अभी आपको ट्रांसलेशन में ध्यान नहीं देना है, अरेंजमेंट में ध्यान देना है। यहाँ कॉलिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम, आर, या वॉज वर, या विल बी, या हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और मुझे के लिए क्या यूज़ करेंगे, मी। और रात में की इंग्लिश क्या होती है, एट नाइट। ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कब एट नाइट होता है, कब इन द नाइट होता है, और कब ऑन द नाइट होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रीपोजिशन सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अरेंजमेंट क्या था, हमारा अरेंजमेंट ये था कि किसे से क्वेश्चन करने पे हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के ही जगह पे यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और ये अदर वर्ड। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह। तो सब्जेक्ट के नीचे लिख दीजिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ, और ट्रांसलेट करना है तो इस सीक्वेंस में आपको करना है। ओके, इसे आप नोट करिए। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, ताकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसे नोट करिए, 2 मिनट्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ।
चलिए आपने लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही। वह तुमको शाम को गाली दे रहा था। वह तुमको शाम को गाली दे रहा था। अब ध्यान यहाँ दे रहे हैं कि गाली देना ये एक साथ होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अब्यूज़। तो आप यहाँ पास ऐसे क्वेश्चन नहीं कर देंगे क्या दे रहा था तो गाली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिख देंगे, क्योंकि गाली देना को इंग्लिश से बोलते हैं अब्यूज़, तो अलग नहीं करना है आपको। ओके, अब देखिए पहला अक्षर क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट। रहा था क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब। और गाली देना यहाँ क्या है, मेन वर्ब। अब क्वेश्चन करते हैं, क्या गाली दे रहा था, क्या गाली दे रहा था, कोई जवाब मिला, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है ना, तो कैसे क्वेश्चन करना है। किसे गाली दे रहा था, वह तुमको शाम को गाली दे रहा था। किसको गाली दे रहा था, तुमको, तो तुमको कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको मैंने 2 वर्ड बताए थे ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कि क्या से क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट, किससे या फिर किसको से क्वेश्चन करेंगे तो इनडायरेक्ट। और इस सेंटेंस में बचा कुछ शाम को क्या है हमारा, अदर वर्ड है। अब इसे भी इंग्लिश के रूल में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिया सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह। हेल्पिंग वर्ब क्या है, रहा था। मेन वर्ब क्या है, गाली देना। और ऑब्जेक्ट क्या है, तुमको। और अदर वर्ड क्या है, शाम को। ओके, अब इसे ट्रांसलेट करना हो तो क्या होगा, ही, रहा था वॉज, गाली देना अब्यूज़, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब्यूजिंग। और तुमको यू, और शाम को इन द इवनिंग। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि सुबह शाम दोपहर की इंग्लिश क्या बनेगी, रात में की इंग्लिश क्या बनेगी, ये सब हम प्रीपोजिशन वाले पार्ट में अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ अरेंजमेंट क्या हुआ, हमें बस इतना ध्यान देना था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसी से भी क्वेश्चन करते हैं और किसको से भी करते हैं। और साथ में ध्यान देना है उन सारे वर्ड्स को जो एक साथ यूज होते हैं। जैसे पूजा करना, वर्शिप एक साथ आता है। गाली देना, अब्यूज़ एक साथ होता है। कहना, मानना, ओबे, ये एक साथ आएगा। तो जब आप वर्ब आपसे आएगी, वर्ब आप याद करेंगे तो धीरे धीरे ये कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप वर्ब नहीं आती है, आपको नहीं पता होता कि अब्यूज़ मीन्स गाली देना होता है, तो आप इसको अलग अलग कर देते, तो ये हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको मान लेते आप वर्ब, जिससे आपका सेंटेंस का अरेंजमेंट गलत हो जाता। क्लियर, इसे आप नोट करिए। फिर मैं अब आपको बताता हूँ कि जब दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए, डायरेक्ट वाला भी और इनडायरेक्ट वाला भी, तो क्या कंडीशन बनेगी। अभी आपने देखा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं आ रहा था, कहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन हमने ऐसा कोई सेंटेंस नहीं देखा कि जहाँ दोनों एक साथ आ जाए। यदि दोनों एक साथ सेंटेंस में आएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, हम किस तरह से उनका यूज़ करेंगे, इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, तो आपको यहाँ पास अब एक नोट लिखनी है। नोट क्या लिखनी है कि जब किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं, आप नोट कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि जब किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं, ब्रैकेट में लिखिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं, तब हम सेंटेंस को दो प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ सेंटेंस में आएगा, यानी क्या से क्वेश्चन करने पर भी और किसे या फिर किसको से भी क्वेश्चन करने पे आपको आंसर मिलेगा, तो आप सेंटेंस को दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो दोनों तरीके क्या होते हैं कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, फिर आपको यूज़ करना है टू, और फिर लिखना है आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे आप कि जब दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ हों, क्या से भी क्वेश्चन करने पे, तो आप पहले लिखेंगे डायरेक्ट को, फिर आपको टू लगाना है और फिर क्या लिखना है इनडायरेक्ट। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि यदि आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, तो आपको टू लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये दो तरीके हैं। पहले आप डायरेक्ट को ले रहे हैं तो टू लगाइए, यदि आप इनडायरेक्ट को ले रहे हैं तो टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ढूंढना आपको उसी तरह है, फाइंड आपको उसी तरह करना है। क्या से क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट मिलेगा, किसी या किसको से क्वेश्चन करेंगे तो इनडायरेक्ट मिलेगा। बट यूज़ करने का तरीका ये होगा, यदि क्वेश्चन करने पे आंसर मिल रहे हैं तो आप दो तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। यदि क्वेश्चन करने पे दोनों ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं तो बचा कुचा क्या होगा, फिर हमारा अदर वर्ड में काउंट होगा। क्लियर? इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ होंगे तो सेंटेंस दो टाइप से बनेंगे। ओके, पहला टाइप क्या होगा, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, टू लगाना है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो हमको टू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वह शाम को मुझे पैसे दे रहा था। वह शाम को मुझे पैसे दे रहा था। तरीके हमारे वही हैं। वह क्या है, सब्जेक्ट। रहा था क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है, देना। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की। ये हुआ आपका सब्जेक्ट पहला अक्षर। रहा था आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट बगल में क्या मिली, मेन वर्ब। और रूल कहता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। और ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के लिए क्वेश्चन करेंगे क्या से, वह शाम को मुझे पैसे दे रहा था। क्या दे रहा था, पैसे। तो पैसे कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दे रहा था, मुझे। मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब दोनों ऑब्जेक्ट मिल जाएं तो बचा कुचा क्या होगा, हमारा अदर वर्ड होगा। एक बार फिर से समझिएगा, पहला अक्षर हुआ हमारा सब्जेक्ट, लास्ट में मिला हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट बगल में मिली मेन वर्ब, और क्या से क्वेश्चन करने में मिला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे या फिर किसको से क्वेश्चन करने में मिला
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बचा कुछ क्या हुआ हमारा अदर वर्ड। और किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे इंग्लिश के रूल में सब सेट करते हैं, अरेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ओके, यहाँ सब्जेक्ट क्या है वह, हेल्पिंग वर्ब क्या है रहा था, मेन वर्ब क्या है देना। अब देखिए यहाँ तक तो हमने अरेंज कर लिया। जब सिंगल ऑब्जेक्ट आता था तो ऑब्जेक्ट में हम लिख करके अदर वर्ड की ओर बढ़ देते थे, लेकिन यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो पहला लिखेंगे डायरेक्ट, और डायरेक्ट क्या है यहाँ पास पैसे। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो क्या लगाएंगे टू, और इनडायरेक्ट यहाँ क्या दिया है मुझे, और अदर वर्ड क्या दिया है शाम को। क्लियर, एक तो ये हो गया। अब इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। ही वॉज गिविंग मनी टू लगेगा मुझे, मी शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, वह रहा था देना। अब यहाँ क्या करेंगे इनडायरेक्ट को पहले करेंगे, तो इनडायरेक्ट क्या है यहाँ पास मुझे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या दिया है पैसे, और अदर वर्ड क्या दिया है शाम को। तो आपने क्या सीखा यहाँ, हमने ये सीखा कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ आएंगे तो डायरेक्ट के बाद टू लगा के इनडायरेक्ट को लिखेंगे। यदि हम इनडायरेक्ट को पहले कर दिए हैं तो हमें टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम डायरेक्ट को लिखेंगे और बचा कुचा जो है हम उसे आगे अदर वर्ड को लिखेंगे। तो पहला ट्रांसलेशन क्या हुआ, ही वॉज गिविंग मनी टू मी इन द इवनिंग, और दूसरा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही वॉज गिविंग मी मनी इन द इवनिंग। क्लियर, इसे भी ट्रांसलेट कर देता हूँ, ही वॉज गिविंग मी मनी इन द इवनिंग। क्लियर, तो ये था दोनों सेंटेंस का अरेंजमेंट। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो हमें टू लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है। यदि आप डायरेक्ट को पहले नहीं लिखना चाहते हो तो आप इनडायरेक्ट को पहले लिखिए। इनडायरेक्ट को पहले लिख रहे हैं तो टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जो बचा कुचा होगा अदर वर्ड्स को लिखेंगे आप। क्लियर, इसे आप नोट कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर, बस आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी क्या से क्वेश्चन करने पर और किसे या किसको से क्वेश्चन करने पर एक साथ आंसर मिले तो डायरेक्ट को लिखेंगे तो टू लगाएंगे, फिर इनडायरेक्ट को लिखेंगे। यदि इनडायरेक्ट को पहले लिख दिया है डायरेक्ट को बाद में तो टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, आप इसे नोट कीजिए। देन अब हम बात करेंगे अदर वर्ड्स की। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अदर वर्ड में आपको नोट डाल के लिखना है कि जब किसी सेंटेंस में, लिखिएगा आप, कि जब किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा अदर वर्ड आ जाएं तो उन्हें इंग्लिश के रूल में ऑब्जेक्ट के बाद
अपनी इच्छा अनुसार किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। क्लियर। ऑब्जेक्ट को ढूंढने के बाद अगर एक से ज़्यादा अदर वर्ड हैं तो उन्हें अपनी इच्छा अनुसार किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। आपका जो भी सीक्वेंस हो उसको अदर वर्ड को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। उनकी इंग्लिश बस सही होनी चाहिए। अब अदर वर्ड्स में क्या आ सकता है, जैसे कार से आ सकता है, दोस्त के साथ, 7 बजे, पेन से, भाई के साथ, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, पढ़ा करके, ये सारे क्या है हमारे अदर वर्ड्स हैं। दूसरी लैंग्वेज उनको हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रीपोजिशन का यूज़ हो रहा है या फिर कहीं एडवर्ब भी आ सकता है। तो इस तरह आपको सेंटेंस में अरेंजमेंट कर लेना है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जब किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा अदर वर्ड आएंगे तो उन्हें अपनी इच्छा अनुसार आप किसी भी क्रम में अरेंज कर सकते हैं। किसके बाद? ऑब्जेक्ट के बाद। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश के रूल में अरेंज कैसे करते हैं, सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कैसे फाइंड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कहाँ करते हैं, मेन वर्ब को कैसे फाइंड करते हैं, हिंदी के रूल को इंग्लिश के रूल में कैसे सेट करते हैं। हिंदी के रूल में हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली? हमने सीखा कि हेल्पिंग वर्ब लास्ट में मिलेगी, उसके जस्ट बगल में क्या मिलेगी? मेन वर्ब मिलेगी। सेंटेंस का पहला अक्षर नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। फिर हमने सीखा ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या से क्वेश्चन करके फाइंड करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम किसे या किसको से फाइंड करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? वस्तु होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? पर्सन होता है। हमने सीखा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर एक साथ आ रहे हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम टू का यूज़ करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहले कर दिया तो हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में हमने सीखा कि जब किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा अदर वर्ड आ जाएंगे तो उन्हें अपनी इच्छानुसार ऑब्जेक्ट के बाद किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट्स है, यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9893296962। क्लियर। अब मैं आपको 5 सेंटेंस बोल रहा हूँ जो आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, केवल इंग्लिश के रूल में अरेंज करना है। और आपको अरेंज करने के बाद मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, या फिर आपका जो भी ग्रुप बना हुआ है, जिस ग्रुप के माध्यम से आपको ये लिंक मिली है, तो आप उस ग्रुप में सेंड करेंगे। अगर आपके पास कोई भी ग्रुप नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे। सेंटेंस लिखिएगा, ट्रांसलेट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको केवल इंग्लिश के रूल में अरेंज करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। आपको सब्जेक्ट को फाइंड करना है, हेल्पिंग वर्ब को फाइंड करना है, मेन वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, अदर वर्ड को, और उसे इंग्लिश के रूल में केवल अरेंज कर देना है, ट्रांसलेट नहीं करना है। यानी आपको केवल ये लिखना है, इस तरह लिखना है, आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। ओके। तो पहला सेंटेंस लिखें, मेरे पापा मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे थे। मेरे पापा मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे थे। दूसरा लिखेगा, वह दोस्त के साथ शाम को रीवा जा रहा था। वह दोस्त के साथ शाम को रीवा जा रहा था। थर्ड सेंटेंस लिखिएगा, तुम मुझे कक्षा के बाहर गाली दे रहे थे। तुम मुझे कक्षा के बाहर गाली दे रहे थे। नेक्स्ट, मेरा भाई आजकल एफर्टलेस से अंग्रेजी सीख रहा है। मेरा भाई आजकल एफर्टलेस से अंग्रेजी सीख रहा है। नेक्स्ट लिखिएगा, वह तुम्हें शाम को पैसे दे रहा था। वह तुम्हें शाम को पैसे दे रहा था। नेक्स्ट लिखिएगा, मैं दिवाली में नया मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ। मैं दिवाली में नया मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ।
तो ये जितने सारे हमने सेंटेंस बोले हैं, यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने आपको अभी बताया है, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है, जो मेथड मैंने आपको बताई है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको चीज़ों को फाइंड करना है और जिस तरह मैंने अरेंज किया है आपको उसी तरह अरेंज करना है। ट्रांसलेट नहीं करना है। यदि आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रांसलेशन हम कुछ दिनों के बाद सीखेंगे। अभी हम सेंटेंस का अरेंजमेंट सीख रहे हैं। नेक्स्ट डे जो आपकी क्लास रहेगी वो बेसिक अदर वर्ड्स में, बेसिक प्रीपोजिशंस में रहेगी। आपने देखा अदर वर्ड में अलग अलग तरीके के प्रीपोजिशनल वर्ड आ रहे थे, छोटे छोटे फ्रेज आ रहे थे, उनका हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। क्लियर? तो अभी हमारी 2 और 3 डेज़ की क्लासेज जो रहेंगी वो प्रीपोजिशन पे रहेगी। देन हम नया सीखेंगे, टेंसेस भी सीखेंगे, मॉडल वर्ब भी सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, बट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश, थैंक यू।